यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 18 है, ठीक है। 18 नंबर टेस्ट को देखेंगे। इसका पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ। पार्ट 1 मतलब यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था पहले पार्ट में, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम कराएंगे आपको जो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको यहाँ से कवर करेंगे, राइट। और एकदम लेटेस्ट पेपर है जो 18 नंबर टेस्ट अभी हुआ है, राइट। यहाँ से देख सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोड है 6327, राइट। आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। यहाँ से देखो सिलेबस जो दे रखा है, सिलेबस यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर में। और यहाँ पर देखो एक बात और कि मैं जो अपना यूकेटी चैनल है इसके भी आपको जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है उसके क्वेश्चन में करा चुका हूँ। 100 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए स्टैटिक के, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स के भी कराए। करंट अफेयर जो अगस्त और सितंबर मंथ की थी वो भी मैंने कंप्लीट कराए। यूकेटी जो अपना जाके देखोगे चैनल है, इसमें आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर यूकेटी टेस्ट सीरीज होगा, उसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेपर कराए। और जो लेटेस्ट पेपर भी मैंने कराया हुआ है वो कराया था साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 14 वो आपका करंट अफेयर से पूरा क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से निकाल के जो क्वेश्चन, देखो ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चन निकालें, जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं 2026 में उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे देखो थोड़ा स्टेटमेंट मैंने काफ़ी बड़े बड़े रख रखे हैं क्योंकि एक ही टॉपिक में ज़रा चीज़ें कवर हो जाए एक ही क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से, देखते हैं इसको। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात पहले में है, ये बोला इसका गठन आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, बात सही है। सेकंड बात है, इसका नेतृत्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सांभर साल्ट टेक में पक्षियों के सामूहिक मौत के बाद यहाँ पर स्थापित किया जाने वाला राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण राज्य के पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में होगा, ना कि यहाँ पर इसके मुख्यमंत्री में। तो ये बात गलत हो जाएगी। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले आर्द्रभूमि पारिस्थितिक जल विज्ञान, ठीक है, मत्स्य पालन और लैंडस्केप जो यहाँ पर नियोजन होता है और सामाजिक अर्थशास्त्र क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ भी शामिल होता है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर 51 का सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्री जीव भारतीय जल के विशिष्ट हैं। आंसर हो जाएगा 52 का। एक तो पहले यहाँ पर जिसमें से बोला है ओलिव रिडले, जो ओलिव रिडले यहाँ पर कछुआ है, ये क्या होगा यहाँ से गलत होगा। डुगोंग, ये भी आपका डुगोंग के बारे में मैंने बहुत सारा टॉपिक पर डिस्कस किया था। डुगोंग के बारे में पूरे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराए डुगोंग को, जो यूकेटी चैनल अपना वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। एक बातें मैंने काफ़ी डीप तक समझाई उसके, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बात गलत हो जाएगी। तीसरा, हिंद महासागर में जो हम बैक डॉल्फिन है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। ये भी आपका क्या समुद्री जलीय जीव के विशिष्ट लक्षण या विशिष्ट नहीं होंगी। ये जो सार्क गंगा है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि गंगा सार्क है जो, ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय नदी सार्क है जो मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश की गंगा, हुबली के ब्रह्मपुत्र नदी का और मीठे पानी मुहां में उसमें प्रणाली में पाई जाती है, ठीक है। ये प्रजाति सख्ती से भारत तक यहाँ पे सीमित नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका विस्तार पड़ोसी बांग्लादेश तक है, ठीक है। शुरुआती वर्गीकरण में भ्रम के कारण यहाँ पर व्यापक रेंज की सूचना मिली थी कि यहाँ पर, लेकिन जो अज्ञातवादी उसके हिसाब से यहाँ पर ये विशिष्ट क्षेत्रीय नदी तक सीमित है। लेकिन यहाँ पर आपसे बोलेगा कि ये जो है ये गंगा जो है भारत तक ही सीमित है, तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इसका विस्तार पड़ोसी जो हमारा देश है बांग्लादेश तक सीमित है, या बोल सकता है भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उस तक ही सीमित है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घुमा सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सिर्फ चौथी बात इसकी करेक्ट है, जो यहाँ पर इनमें से समुद्री जल भारतीय जल के विशिष्ट होंगे इसमें, ठीक है। चौथी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री जो हिंद महासागर प्रशांत महासागर लगभग 40 देशों के तटीय जो जल है उसमें पाया जाता है। ओलिव रिडले कछुआ ये दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है, ठीक है। और हिंद महासागर जो हम्बैक डॉल्फिन है, ये क्या है, ये इंडियन ओशियन हम्बैक डॉल्फिन दक्षिणी अफ्रीका से लेकर पश्चिमी भारत के यहाँ पर तटीय क्षेत्र में भी होता है, केवल भारत तक सीमित नहीं है। मतलब भारत में बोला है इसमें कौन सा भारत में इंडेमिक है या कौन सा भारत में ही पाई जाती है या भारत के पड़ोसी देशों में। तो यहाँ से चौथी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, 4th स्टेटमेंट। क्वेश्चन 53 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रबल भित्तियों के लिए जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 53 का। एक तो अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और पाक की खाड़ी, ये सभी क्या होंगे, जो हैं प्रबल जो भित्तियां उसके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। आंसर 53 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर डी आंसर करेक्ट है 53 का। क्वेश्चन 54 है। 54 है, देखो प्रवाल भित्ति जो कई बार यहाँ पर न्यूज़ में भी है, तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा नहीं 2-3 सालों में इसको लेकर, और 2-3 साल से ही न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो पूछ सकता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 है। निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण होंगे? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो वनस्पति उद्यान, ठीक है, और बागवानी उद्यान और बीज भंडार, ये सभी क्या होंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण जो एक सेतु है उसके यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण जैव विविधता को उन क्षेत्रों के बाहर संरक्षित कर रखा जाता है जहाँ वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, वही यहाँ पर बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं, राइट। यहाँ जानवरों को पाला जाता है और पौधों की खेती की जाती है, यह जानवर को पाला जाएगा और यहाँ पर पौधों की खेती की जाएगी, जैसे प्राणी उद्यान या वनस्पति उद्यान। किसी जानवर या पौधे को उस आवास में पुनः प्रस्तुत करना जहाँ वह विलुप्त हो गया है, वह बाह्य संरक्षण का एक रूप होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं घुमा के कि बाह्य स्थानिक बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोलेगा बाह्य स्थान जहाँ पर जानवरों को जो पाला जाता है, प्राणी उद्यान, उनके यहाँ पर बाह्य स्थान बोलते हैं, जबकि यहाँ पर जो वनस्पति उद्यान होते हैं इनको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगी बात, ठीक है। वनस्पति उद्यान भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर वनस्पति उद्यान को लेकर के बोलेगा तो भी बात सही हो जाएगी। अगर बोलेगा तो बाह्य स्थान के बारे में विचार करना है। बाह्य स्थान वो होते हैं जो वनस्पति उद्यान जो होते हैं उनके आवास को पुनः प्रस्तुत करते हैं, जो यहाँ पर पौधों खेती की जाती है ना, तो ऐसे करके तो भी बात आपको सही मारनी है। वो आंसर क्या होगा यहाँ से? 2, 3, 4 इससे करेक्ट आंसर होगा। पहली बात इसकी गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, और जो अभ्यारण्य है ये भी बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। जो भंडार आरक्षित क्षेत्र और जो यहाँ पर अभ्यारण्य ये क्या होंगे? ये स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं। क्या होते हैं स्वस्थानीय संरक्षण? मतलब जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित प्रदान करना स्वस्थानीय कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लिख सकते हो आप, अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, आरक्षित वन हो गया, संरक्षित वन हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? ये आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण में, ठीक है। क्वेश्चन 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे की नई शुरू की गई एआई आधारित प्रणाली दृष्टि के प्राथमिक उद्देश्य से सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर बी, मालगाड़ी में विकृत या खुले बैगन जो दरवाजे उनका पता लगाना और चेतावनी देना, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। दृष्टि जो है DRI SSTI दृष्टि IS नहीं, दृष्टि क्या है? दृष्टि एक AI आधारित लॉकिंग निगरानी प्रणाली जिसे यहाँ पर चलती मालगाड़ी में डिब्बों पर खुले छेड़छाड़ किए गए ये खराब दरवाजे को वास्तविक समय का पता लगाने के लिए विकसित किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और IIT गुवाहाटी के प्रौद्योगिकी नवाचार विकास के फाउंडेशन के बीच सहयोग किया गया था। बी करेक्ट आंसर है। 56 है। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात इसमें बोला है महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास, महत्वपूर्ण बाघ आवास, इको सेंसिटिव जोन, इनमें से कितने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से देखो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ये 2006 में संशोधित किया गया था, उसकी धारा 38V के तहत, ठीक है। तो ये एक बाघ अभ्यारण्य के कोर या महत्वपूर्ण जो बाघ अभ्यारण्य उसके आवास को लेकर के परिसंघ को यहाँ पर व्याख्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें एक बाघ अभ्यारण्य में 2 भाग शामिल होते हैं, एक तो कोर या महत्वपूर्ण बाघ आवास और दूसरा बफर, ठीक है, जो इसका परिधि क्षेत्र होता है वो। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ से 56 का आंसर आपका यहाँ से। एक बात इसकी सही है, जो इसमें आपका शामिल होगा महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास, ये यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो वन्यजीव आवास है ये केवल अनुसूचित जनजाति और वनस्पतिक निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 में प्रवासित किया गया, तो ये बात गलत होगी। और महत्वपूर्ण बाघ आवास है, ये जो बाघ आवास है ये आपका जो बाघ आवास होगा इसमें इको सेंसिटिव जोन ESZ जो है ये आपका 1986 के तहत आएगा, है ना। ESZ इको सेंसिटिव जोन ये नहीं होगा। महत्वपूर्ण बाघ आवास इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका जो आंसर होगा महत्वपूर्ण बाघ आवास इसका सही आंसर है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है। नासा के इस स्केपेड मिशन के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य लैंडर्स के यहाँ पर एक युग्म का उपयोग करके बृहस्पति के जो विकिरण है उसके बेल्ट का पता लगाना। पहली बात यहाँ से 57 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर नासा का जो स्केपेड मिशन है ये कम लागत वाला एक विज्ञान ग्रह मिशन होगा जिसे मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह विशेष रूप से एक अध्ययन करेगा कि यहाँ पर सौर पवन ग्रह के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड, इसे स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाना है। सेकंड बात भी गलत है इसकी,
ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये मिशन इसलिए भी लिखनी क्योंकि यहाँ पर नासा के इसके द्वारा लॉन्च किए गए ब्लू ऑरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट को चुना है। ठीक है, इसको यहाँ पर ग्लेन जो इसके पेड है इसको न्यू ग्लेन को सौंपा गया है। यहाँ पर नासा का पहला ग्रह मिशन बताता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा भी, दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 58 नंबर है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाद आवरण है उसके पैसेज का जो सबसे अधिक कौन सा होगा, तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके संबंध में जो भारत की स्थिति है इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप यहाँ पे होगा, जो भारत के इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में वन आवरण का सबसे अधिक परसेंटेज है। ठीक है, लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो भी रिपोर्ट आई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 उसमें यहाँ पर बात बताई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप में 91.33% यहाँ पर जो वन आवरण है उसमें देखा गया जो सबसे अधिक वन आवरण है। इसके बाद मिजोरम में 85% अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट के बाद नहीं बता रहा मैं। और अंडमान निकोबार 81.62%, राइट। तो आपको याद रखना तीनों बातें। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण की गई बुरेविस्टिक मिसाइल अद्वितीय है। जो बुरेविस्टिक मिसाइल है ये हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण की गई थी। ये अद्वितीय है क्यों? क्योंकि ये परमाणु संचालित प्रणोदन वाली प्रणाली का उपयोग करके असीमित रेंज की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, बुलेस्टिक मिसाइल होती क्या है? देखो, बुलेस्टिक नाटो नाम जो है ये लंबी दूरी की एक रूसी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है, इसके उदाहरण है। और बड़ी मात्रा में रासायनिक ईंधन ले जाने में बजाय यहाँ पर ही अपने जो आने वाली हवाएं हैं इसको गर्म करने और जो पैदा करने वाली एक कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर उसका उपयोग करती है। और सैद्धांतिक रूप से यह मिसाइल घंटों या दिनों तक हवा में मार करने के लिए बहुत दूरी तक सक्षम रहती है और काफ़ी टाइम तक सक्षम रहती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट है। इसमें एक तो परमाणु प्रणोदन क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, परमाणु जो प्रणोदन होता है वो अच्छा होता है इसका, अद्वितीय मतलब किसी अदर मिसाइल की अपेक्षा, और असीमित सीमा होती है इसकी। ठीक है, और परमाणु वारहेड के लिए सक्षम होती है। ये आपसे बोल देगा कि जो बुरेविस्टिक जो मिसाइल इसके बारे में विचार करना है, इसकी परमाणु प्रणोदन क्षमता कम होती है और यहाँ पर एक क्षमता तक यहाँ पर सीमित होती है। तीसरी बात, ये परमाणु वारहेड के लिए सक्षम नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको इसे करके पूछ सकता है, तो याद रखना है बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है तटीय क्षेत्र और यहाँ पर तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है नगर पालिकाओं में विकसित भूमि क्षेत्र वो CRZ 1 में आएंगे। ठीक है, पहली बात, क्योंकि पहली बात यहाँ से CRZ 1A यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे अधिक पर्यावरणीय रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिसमें यहाँ पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र और महत्वपूर्ण भूआकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं शामिल होती हैं जो तटीय अखंडता को बनाए रखती है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है समुद्री घास के मैदान CRZ सेकंड में आपका आएगा विकसित जो शहरी क्षेत्र होते हैं, नगर पालिका, न्यायपालिका। ठीक है, नामित शहरों को यहाँ पर भीतर जो तटरेखा है वो बताना, और CRZ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बता रहा था ये, तो ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें होनी चाहिए थी, है ना, तो ये बात गलत है दोनों। तीसरा, निम्न ज्वार रेखा परे समुद्र तल का क्षेत्र। तीसरी बात यहाँ से क्या है, तीसरी बात यहाँ पर बोल रहा है कि ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि CRZ 3 अपेक्षाकृत जो आबादित ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, अविकसित ग्रामीण या पूरी तरह से क्षेत्र में शामिल, उनके यहाँ पर जो CRZ 2 में नहीं आते, वहाँ पर CRZ 3 में आएंगे वो, तो ये बात गलत हो जाएगी। निम्न ज्वार रेखा बोला समुद्र तल का क्षेत्र, ये बात गलत है। तीनों बातें गलत है इस टाइप से। आंसर क्या होगा 60 का डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, संकेतक प्रजातियों के संबंध में विचार करना, किसे संकेतक प्रजाति माना जाता है? देखो, संकेतक प्रजाति क्या होती है? संकेतक प्रजाति जो यहाँ पर एक इंडिकेटर देती है, संकेतक देती है, जैसे कि यहाँ पर लाइकेन है ना, यहाँ पर संकेत देता है, राइट, यहाँ पर वायु गुणवत्ता को इंगित करता है। और कुछ मेढक की प्रजातियाँ भी होती है जो प्रदूषण के स्तर को इंगित कर सकती है, राइट। तो क्या होगा यहाँ से, ये सभी होंगी करेक्ट चारों बातें। एक बात और, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संकेतक प्रजाति की क्या विशेषताएं होती हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसे ही पूछे इस टॉपिक को ही, तो ये भी पूछ सकते हैं कि संकेतक प्रजातियों की क्या विशेषता होती है। देखो, इनकी विशेषता होती है कि ये विशिष्ट यहाँ पर सहिष्णुता होती है इनकी, मतलब जिसका अर्थ होता है कि वे परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। दूसरा, मापने योग्य और अनुपातिक प्रतिक्रिया होती है इनकी। ठीक है, तनाव स्तर को समानुपाती होती है जिससे, और निगरानी में आसान होती हैं। वे अक्सर समान होती हैं, जहाँ पर खोजने में आसान होती हैं, जल्दी यहाँ पर प्रजनन करने और उन्हें देखना और निगरानी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं, एग्जाम्पल बता सकते हो क्या क्या संकेतक प्रजाति एग्जाम्पल होंगे, जैसे लाइकेन, मेढक, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाइज, क्रेकिस, यहाँ पर सभी इसके आंसर होंगे। ठीक है,
और प्रवाल भी है, प्रवाल है ना, प्रवाल ये समुद्री वातावरण परिवर्तन होते हैं, उसको समुद्री तापमान में गाद और इसको इंगित करते हैं। प्रवाल यहाँ पर हो सकता था, प्रवाल भी दे देगा आपको, ठीक है। और एक दे देगा पेरीग्रीन, पेरीग्रीन होता है, पेरीग्रीन बाज, कुछ कीटनाशक उपस्थिति होती है उसको इंगित करेगा वो। तो आपसे 2 स्टेटमेंट बढ़ा देगा और बोल देगा मेढक तीसरा, और बोल देगा केफ्रीस, 4 नाम ऐसे करके दे देगा जो आपने सुने नहीं होंगे। लाइकेन तो सुना है, लाइकेन तो हटा देगा, ड्रैगन फ्लाई बेटा देगा, तो ऐसे करके नाम देगा, तो आपको याद रखना है। डी यहाँ से आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में विचार करना है। ये $125 बिलियन का निवेश कोष है जो ये देशों को उनके वनों की रक्षा के बदले में भुगतान करता है। पहली बात, 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल होने के लिए तैयार है। सेकंड बात भी क्या होगी, ये करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट, क्योंकि भारत यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल होने के लिए तैयार होगा, बात सही है। इसका उद्देश्य तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय देश हैं उसमें जो वार्षिक भुगतान है वो करके उष्णकटिबंधीय वनों को संरक्षण करने का विस्तार को प्रोत्साहन करना, और अपने बड़े जो यहाँ पर वन है अभी बने हुए उनको बनाए रखना। आंसर क्या है 62 का सी। 63 है, टोर पोटिटोरा, टोर खुदरी, टोर मुसुल्ला किसकी प्रजाति है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर बी, महसीर मछली की प्रजाति है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 या 2.0 के तहत यहाँ पर 1 वर्ष के लिए लक्षित पहल होगी। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन 2026 है, 26 सितंबर मतलब 2026 तक यहाँ पर इसको बनाया गया, सितंबर 2026 तक यहाँ पर ये किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि यहाँ पर लक्ष्य 0 डंप साइट को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष के लिए लक्षित पहल की जा रही है, राइट। तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये पर्यावरण और वन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन को लेकर एक पहल शुरू की गई है। सेकेंड बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है उसकी डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेशन जो प्रोग्राम होता है उसके तहत शुभारंभ किया गया है, ना कि यहाँ पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एक बात आपको याद रखना है, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वो अगर कोई साइट से लेके पूछ रहा है तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही हो। ऐसे भी क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था, 2019 में पूछा था, अटल इनोवेशन मिशन को लेकर पूछा था, ठीक है, किसका पहल था, तो साइंस टेक्नोलॉजी में का क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ से डिपार्टमेंट पूछा था किस कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, तो इस टाइप से देखो वो नीति आयोग का था, अटल टिंकरिंग मिशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि अगर साइंस टेक्नोलॉजी में पूछ रहा है या फिर इससे पूछ रहा है तो वही हो, नहीं, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात है, इसका लक्ष्य सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट्स को प्राप्त करना, मैंने बताया आपको। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। 65 है, निम्नलिखित फसल पर विचार करना है। यहाँ पर फसलें और उसको देखना है, सेब, कीवी, तरबूज, गन्ना, चना। उपयुक्त प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां प्रजनन और फसल पैदावार के लिए अनिवार्य रूप से परागकण पर निर्भर करेंगी? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका 65 का आंसर आपका होगा इसमें आपका हो जाएगा पल्सेस, कुछ दालें, चना, शुगर क्रॉप तो होगा पहले, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा गन्ना, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब जो सेब है, ये भी आपका हाई रिलेंस देगा, मतलब क्रॉप यील्ड जो डिक्लाइन है 40 से 90% तक यहाँ पर इसमें एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशर्स होगा, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, और गन्ना भी यहाँ से इसका सही होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रूट, जैसे कि कीवी, राइट, कीवी यहाँ पर हो जाएगा, वाटरमेलन हो सकता है, ठीक है, पंपकिन हो सकता है, तरबूज, कीवी, ये यहाँ पे हो सकते हैं इसके, राइट। तो 4 इसके आंसर करेक्ट हैं। आपको कोकोवा बीन्स भी दे सकता है, ठीक है, याद रखना है, तो वो भी यहाँ पे शामिल होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4 बातें इसकी करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर सी, मालदीव यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसका पहला पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध मालदीव में 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। क्वेश्चन 66 हो गया, 67 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्तनधारी होगा? आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से। एक तो नामदफा उड़ने वाली गिलहरी और एक और यहाँ से कौन, ये हो जाएगी आपकी मालाबार सीवेट। ये क्या है? ये स्तनधारी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल हैं। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी ये अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक मतलब सिर्फ वहीं पाई जाएगी, यह बोलेगा एंडेमिक है, ठीक है। ये अपने मायावी स्वभाव और विशिष्ट कानों और गुच्छे को आवास को लेकर के यहाँ पर जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक ये करेक्ट हो जाएगा, और मालाबार जो सीवेट है ये भी यहाँ से इसका सही आंसर होगा, राइट। दो बातें सी करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 68 है, लोकटक झील के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित वह पार्क संगाई का अंतिम शेष आवास प्राकृतिक है। यह विश्व के एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जहाँ प्रवासी पक्षियों और कई तरह के यहाँ पर जल में पक्षियों के अलावा ऊद बिलाव, हॉक डियर, जंगली बिल्ली, बारहसिंह जैसे यहाँ पर दूसरे जानवर भी देखे जा सकते हैं। तो ये परिच्छेद भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ से सही आंसर है 68। 69 निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानिक प्रजाति और राज्य नारकोडम हार्नबिल कहाँ पर होगा? नारकोडम हार्नबिल आपको हो जाएगा, ये बोल रहे हैं असम, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये नारकोडम हार्नबिल एक बुसेरोटिडे परिवार के हार्नबिल एक प्रजाति होगी। ये अंडमान में भारतीय जो द्वीप है नारकोडम के लिए वो स्थानिक होगी इसकी, ठीक है। ये बात असम में नहीं है। पिग्मी हॉग तमिलनाडु। सेकंड बात यहाँ से क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से गलत है क्योंकि पिग्मी हॉग सबसे विश्व का सबसे पर जो छोटी और दुर्लभ प्रजाति है जंगली सुअर की, ठीक है। ये उन बहुत कम स्तनधारियों में से एक है जो अपने लिए छत सहित या घोंसला बनाती है, और ये संकेतक प्रजाति भी है। याद रखना है, आप संकेतक प्रजाति में ये भी शामिल कर लेना जो आप मैंने ऊपर बताया था ना क्वेश्चन, संकेतक प्रजाति कौन कौन सी होती है। आपको 4-5 बताई थी, 2-3 और ऐड कराई थी मैंने, ठीक है। और एक ये भी ऐड कर सकते हो जो पिग्मी होगा, ये भी आपको संकेतक प्रजाति, क्योंकि इसकी उपस्थिति में इसकी प्राथमिक आवास यानी ऊंचे आर्द्र घास के मैदान होते हैं उसको दर्शाती है। ये असम राज्य में स्थित है। ये भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के सटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। बोनेट मकाऊ ये मकाक, ये बात करेक्ट है, ठीक है। ये प्राइमेट प्रजाति की सामूहिक बाध्यकरण पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, केरल। एक यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 70, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग जो 8वां वेतन आयोग है इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। पहली बात क्या होगी? 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह आयोग के केंद्र और राज्य के बीच समग्र राजकोषीय स्थिति को विचार करने की अपेक्षा करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह आयोग केंद्र और सरकार और कर्मचारियों के राज्य जो सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है और यहाँ पर निजी क्षेत्र के बीच वेतन समानता की समीक्षा करने का निर्देश देता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 70 का 1, 2 एंड 3 तीनों बातें करेक्ट है। 71 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे अल्टर मैग्नेटिज्म के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात, पहला यहाँ से 71 का ये बोला है ये शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण कोई बाहरी चुंबकत नहीं होता है, वाला चुंबक एक चुंबक का रूप होता है। पहली बात 71 का पहला करेक्ट है। अल्टर मैग्नेटिज्म एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर डेटा भंडारण शामिल होने की क्षमता होती है इसमें। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 71 का सी। 72 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है और भारत के साथ काले गर्दन वाले क्रेन का आवास का पर्यटन स्थल भी होगा? आंसर हो जाएगा 72 का। एक तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, त्सोमोरी की झील, ठीक है। त्सोमोरी की झील जो आर्द्रभूमि रिजर्व लद्दाख का यहाँ पर समुद्र तल से 4595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ताजे जल की लवणीय झील होती है, ठीक है। इसके किनारों पर आर्द्रभूमि घास के मैदान और यहाँ पर बोरक्स युक्त यहाँ पर आर्द्रभूमि कहा जाता है इसे, ठीक है। ये स्थल काली गर्दन वाले क्रेन जो सबसे संकटग्रस्त क्रेनों में से एक माने जाते हैं। इसके लिए चीन के बाहर एकमात्र प्रजनन स्थल भारत में यहाँ पर हेडेड गुंज के लिए एकमात्र प्रजनन केंद्र मानते हैं। आंसर भी करेक्ट है 72 का। 73 है, 73 है, भारत के जैव विविधता आंकड़ों के संबंध में विचार करना है। भारत एक मेगा डाइवर्स देश है जहाँ दुनिया की सभी प्रजातियों जो है वो उनमें से 20% पाई जाती है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैश्विक स्तर पर अपने पहचाने गए 34 रिजर्व विविधता हॉटस्पॉट में 4 भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व निकोबार,
तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, भारत बोला 1 मेगाडावर्स, जैसे गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इसमें बोला है कि विश्व स्तर पर पहचाने गए 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 6 भारत में पाए जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पर प्रजातियों की समृद्धि में साथ साथ यहाँ पर भारत की जो स्थानिकता दर है वो भी उच्च है। स्थानिक कसेरों की समूह के संबंध में भारत की विश्व रैंकिंग पक्षियों के संबंध में 10वीं है। 69 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। और सरीसृप में 5वें नंबर पर है 156 प्रजातियाँ, और उभयचर के हिसाब से 7वीं है 110 प्रजातियाँ। आप लिख सकते हो कोड करके इनको, ठीक है। एम्फीबियन यहाँ पर 61% पाए जाते हैं परसेंट, और रेप्टाइल जो होते हैं रेप्टाइल वो आपके 47% यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से दोनों गलत है, डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के कन्वेंशन के संबंध में विचार करना है। ये एक अंतर सरकारी संधि है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तत्वाधान में संपन्न हुई थी। पहली बात 74 का आंसर करेक्ट है। सेकेंड बात, प्रवासी गलियारों और उनकी प्रजातियों की रक्षा के लिए सीएमएस के तहत सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पहल स्थापित की गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है, भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं? देखो 23 जून 1979 को अपनाया गया था ये, ठीक है। भारत सरकार 1983 में प्रवासी जंगली जानवरों के संरक्षण कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता था। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 1 2 3 74 का सी। 75 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। पत्थर खनन, पेड़ों की कटाई, बागवानी, रिसोर्ट की स्थापना। इनमें से कितनी गतिविधियां इको सेंसिटिव जोन में निषिद्ध होंगी? इको सेंसिटिव जोन में जो निषिद्ध होंगी, यहाँ पर सिर्फ एक बात है जो नहीं होगी, मतलब यहाँ पर इसमें निषिद्ध है। कौन सी है वो आपको सोचना है। आपको ये बता दिएगा कि सिर्फ एक है इसमें से, कौन सी है वो। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर। सोचो अब क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। छोड़ दो, मैं आंसर इसका नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि इसमें से कितनी गतिविधियां सेंसिटिव जोन में निषिद्ध मानी गई हैं। इन 4 में से सिर्फ एक है, कोई एक जो नहीं मानी गई, कौन सी है जो यहाँ पर सेंसिटिव जोन में निषिद्ध है? पेड़ों के खनन, मतलब पेड़ों की कटाई, पत्थर खनन, बागवानी और रिसोर्ट। आपको कमेंट में 75 लिखना है और यहाँ पर आंसर आपको देना है ABCD कौन सा हो सकता है, ठीक है, बताना है। बाकी कमेंट में इसका मैं जो एक्सप्लेनेशन होगा बता दूंगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करना। ये बड़े समुद्री अकशेरुकी होते हैं जो वयस्कों के रूप में कोरल खाते हैं और अपने पाचन एंजाइमों के साथ वे कोरल ऊतकों को कोरल सूप में बदल देते हैं, जिससे यहाँ पर प्रबल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। इनमें से ये गद्यांश किस प्रजाति की बात कर रही है? आंसर हो जाएगा 76 का। ये बात की जा रही है क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। डी आंसर 76 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश बड़े समुद्री अकशेरुकी होते हैं जो वयस्कों के रूप में कोरल खाते हैं। ये स्टारफिश जिन्हें अक्सर COTS कहा जाता है, ये मूलतः ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं और कोई बाहर में पेश की गई प्रजाति नहीं होती है। वे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लाल सागर से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक प्रवाल पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से पाए जा सकते हैं। आंसर क्या होगा 76 का डी करेक्ट है। 77 है, चमोली जिले में सलूर डूंगरा जुड़वा गांवों की बैसाखी के दौरान सदियों पुराना अनुष्ठानोत्सव मनाया गया था। इसमें 2009 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। ये त्यौहार मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा के बीच कली का प्रतीक होते हैं। ये गद्यांश में किस त्यौहार को यहाँ पर बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर सी, रम्मावण महोत्सव, ठीक है, करेक्ट आंसर। रम्मावण महोत्सव उत्तराखंड की सबसे विशिष्ट अनुष्ठान परंपराओं में से एक प्रतिनिधित्व करता है। चमोली जिले के लसूर डूंगरा जुड़वा गांव में से लोग इसे हर साल बैसाखी के दिन मनाते हैं, जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ठीक है, देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस दुनिया का भर में हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत हो जाएगा। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस दुनिया भर में 22 मार्च को मनाया था। ये बात इसकी गलत है। इसमें यहाँ पर सही क्यों होगा? है तो गलत ये, क्योंकि यहाँ पर
हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में विश्व आध्यात्मिक दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को नहीं मनाते हैं, ठीक है। सेकंड बात है, विश्व आध्यात्मिक दिवस 1971 के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आध्यात्मी पर रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उपलक्ष्य मनाता है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने संरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर। ये केवल देखो, एक तो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित यहाँ पर जो श्रेणियाँ होती है, कौन कौन सी होती है? राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, और संरक्षण रिजर्व होता है, राइट, सामुदायिक रिजर्व होता है, इसमें नहीं दे रखा है, सामुदायिक रिजर्व आप नोट कर सकते हो, बाघ अभ्यारण्य होता है, ठीक है, और पवित्र उपवन होता है, बेस्ट रिजर्व इसमें नहीं होगा। तो 4 बातें यहाँ से करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 2 बातें और थी, ये भी आप लिख सकते हो, 4 और 2 6 हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर, हाल ही में खबरों में रही पुनस्सांगछू वन जल विद्युत परियोजना भारत के किस देश में सहयोग से विकसित की जा रही है? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर बी, भूटान यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भूटान के वांगडू फोडांग जिले में स्थित 1200 मेगावाट की पुनस्सांगछू वन परियोजना भारत के भूटान की सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। इसी पुनस्सांगछू वन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। यह भारत भूटान मैत्री परियोजना के बांध के रूप में भूमिगत पावर हाउस कॉम्प्लेक्स को लेकर के उपयोग करेगी, बी यहाँ से आंसर है। 81 है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक विशेषता है जैव विविधता हॉटस्पॉट की सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है? आंसर जाएगा 81 का बी, ये असाधारण रूप से उच्च यहाँ पर प्रजाति संबंधी और जो स्थानिकता होती है उससे वाले क्षेत्र होते हैं, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उच्च स्थानिकता क्या होती है? मतलब यहाँ पर कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व भर में कहीं भी नहीं मिलती हैं, इसको बोलते हैं उच्च स्थानिकता, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्च संरक्षण प्राथमिकता क्या होती है? उच्च संरक्षण प्राथमिकता उसे बोलते हैं जो मानदंड इस प्रकार बनाते हैं जो कि संरक्षण प्रयासों को उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाता है जहां संसाधन सबसे अधिक संख्या में विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण कर पाते हैं। और वैश्विक वितरण क्या होता है? देखो, वैश्विक वितरण हालांकि यह अवधारणा पहली बार उस कटबंधी जो वन है उसके लिए विकसित की गई थी। वर्तमान में अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप में 36 मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सर 81 का बी बात करेक्ट है। 82 नंबर, 82 नंबर, हाल ही में समाचार में रिपोर्ट में जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक पालतू पशु क्लोनिंग पर प्रकाश डाला गया जिसे मूल रूप से डॉली द भेड़ बनाने के लिए विकसित किया गया था। तो यहाँ पर इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु क्लोनिंग वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 82 का एक दैहिक कोशिका के केंद्र को एक अन्य कोशिका में स्थानांतरित करना जिसका केंद्र हटा दिया गया। बी आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट, सॉरी, ए आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 नंबर है, हाल ही में भारत में एक कृंतक जनित वायरस रोग एक दुर्लभ मामला सामने आया था जब दिल्ली चिड़ियाघर में संकर नामक एक अफ्रीकी हाथी की मृत्यु हो गई थी। ये वायरस जो दुनिया भर के सुअरों और चिड़ियाघर जानवरों में संक्रमित करने के लिए जाना जाता था। कृंतक मलमूत्र से दूषित यहाँ पर जो भोजन है जल के माध्यम से फैलता है। इसे तीव्र रोग के लिए वर्तमान कोई टीका उपलब्ध नहीं है जिसमें अक्सर अचानक मृत्यु का कोई यहाँ पर लक्षण दिखाई देता हो। तो इनमें से कौन सा रोग है उपयुक्त विवरण के लिए उपयुक्त होगा? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर एनफिलोमाइकार्डिस वायरस, EMCV, बी आंसर 83 का करेक्ट आंसर है। 84 है, नौरदोही वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में चीतों का घर घोषित किया गया था कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर डी, मध्य प्रदेश में। 85 नंबर है, सिल्वर फिश ड्रैगन फ्लाई का सिकाड़ा जीव है कौन? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर कीट, कीट यहाँ से करेक्ट होगा। सिल्वर फिश, लेम्फिस्पा, सकेरिनम और इसी तरह की प्रजाति होती है। एक छोटा सा आदिम पंखीहीन कीट होता है जो अपने चांदी जैसे रंग और मछली जैसी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये जाइंजेटोन्मा वर्ग से संबंधित है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, कीट। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर बी, जर्मनवाज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित जानवरों पर विचार करना। भारतीय गिलहरी, केचुआ, मरमोट, इनमें से जीवों में से कितने मुख्यतः बिल खोदने और व्यवहार के माध्यम से अपना आवास बनाते हैं?
ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि गिलहरी कहाँ रहती है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, गिलहरी कहाँ प्रवास करती है ना, ऐसा करके आप अगर प्रीवियस ईयर आपने लगाया होगा तो यहाँ पे मिला होगा क्वेश्चन वो। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये फ्रेम किया है। तो आंसर क्या होगा T7 का इसका, ये हो जाएगा। देखो उपयुक्त जीवों में से कितने यहाँ पर बिल खोदने के व्यवहार से आवास बनाते हैं, आंसर हो जाएगा T7 का बी, बट सिर्फ 2 यहाँ पर हैं, कौन से ऐसे हैं, आंसर हो जाएगा T7 का। एक तो कमेंट में पूछूं या फिर आप बता दूं आंसर इसका, मैं इसका आंसर चलो कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। 87 का आंसर आपको कमेंट में ही बताना है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ यहाँ पर 2 हैं, मैं ये बता थोड़े से हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें 2 हैं सिर्फ, कौन कौन से, एक यहाँ पर कोई नहीं है जो यहाँ पर बिल खोदने के व्यवहार के माध्यम से आवास नहीं बनाता है, कौन है ऐसा। तो 2 कौन से हैं वो बताने, तो इसका आंसर जो होगा 87 का केवल 2 होगा, वो कौन कौन सा होगा, ठीक है। आपके नाम लिखने तीनों, इनमें से कौन सा नहीं होगा बता सकते हो 87 में। आगे आते हैं क्वेश्चन 88। निम्नलिखित पर विचार करना है, वृक्ष और झाड़ियाँ, वायवी जड़ें, उच्च तापमान सहन करने वाले पौधे, जो लवण पादप पौधे होते हैं वो, इनमें से कितने मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र में पाए जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर। ये सभी क्या होंगे, परिस्थिति तंत्र में पाए जाते हैं, करेक्ट है। 89 नंबर है, निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है, केचुए, गिद्ध, गोवर्धन, भृंग, जेलीफिश, खनखजूरे, इनमें से कितने को अपरदहारी के रूप में वर्गीकृत किया गया, अपरदारी के रूप में कैसे वर्गीकृत किया गया, आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर। देखो एक अपरदारी वह जीव होते हैं जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और ये अपघटन का पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में योगदान देते हैं, जैसे केचुए, ठीक है, गिद्ध हो गया, राइट, और यहाँ से जो केचुए हो गए, गिद्ध हो गए, और यहाँ पर गोवर भृंग हो गया, ये भी इसमें शामिल होता है, राइट, जेलीफिश हो गया, जेलीफिश भी लिख सकते हो आप, राइट, और यहाँ से खनखजूरे, ये भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये सभी इसके आंसर सही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर गलत दे रखा है। अच्छा जेलीफिश है, जेलीफिश यहाँ पर अपरदन नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। देखो केचुए तो यहाँ पर इसमें, गोबर भृंग तो अपरदारी है, ठीक है, सही है, और जेलीफिश अपरदारी नहीं हो क्योंकि यहाँ पर जेलीफिश मांसाहारी होती है, ये बात गलत हो गई, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। खनखजूरे क्या होंगे, खनखजूरे ये परदारी होते हैं क्योंकि खनखजूरे होते हैं ये कई प्रजातियों के सड़ने पत्तियों को लेकर के यहाँ पर पौधे मलबे को खाते हैं, ये बात करेक्ट है। और गिद्ध भी सही होगा, ठीक है, गिद्ध अपरदारी वाले के नहीं होते हैं क्योंकि वे गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं, वे जानवरों के शव को खाते हैं, हालांकि वे मृत पदार्थों का उपयोग करते हुए मिट्टी पौधों के कचरे जैसे सड़ने चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बस गलत हो जाएगी गिद्ध वाली, ठीक है। और केचुए यहाँ पर क्या होगा, ये अपरदारी है, तो ये बात होगा। देखो आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ केचुआ और गोवर भृंग, ठीक है, और एक खनखजूरा, 3 बातें इसके सही होंगी, राइट। तो केवल 3 बी यहाँ से स्टेटमेंट याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक था, याद रखना आपको, केचुआ यहाँ से होगा, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, और गोवर भृंग है, ये भी आपका सही है, राइट, और एक आपका खनखजूरा, 3 होंगे, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, तो केवल 3। क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर में, 90 नंबर, मेलानिस्टिक बाघों के संबंध में विचार करना है। मेलानिस्टिक बाघ में अनुवांशिक उत्परिवर्तन के लिए परिणाम स्वरूप होता है जिसकी अत्यधिक गहरी रंजकता होती है। पहली बात 90 का पहले स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाघों में मेलानिज्म एक अनुवांशिक स्थिति होती है जिसे यहाँ पर अक्सर स्यूडो मेलानिज्म कहा जाता है। ये टैग पेप जीन उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिससे बड़ी जो आसपास यहाँ पर झाड़ियाँ बनी होती हैं जो लगभग काली बिल्ली के टाइप में दिखाई देते हैं, पहली बात सही है। पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व में ऐसे मेलानिस्टिक बाघ का घर होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट में भी पाए गए कि यहाँ पर जो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा में पाए गए थे, ना कि पश्चिम बंगाल। मेलानिस्टिक बाघों के जो है वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण जो अनुसूची 1972 की 1 के तहत यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, 1 और 3 सही है, कितने सही है, 2 बातें सही है, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट बी। क्वेश्चन 91, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम के बारे में विचार करना है, योजना के बारे में देखते हैं। मिष्टी जिसको बोलते हैं, पहला है 91 का, मिष्टी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी स्कीम। पहली बात यहाँ से मिष्टी का उद्देश्य भारत के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण का बहाली करती है, बात करेक्ट है। सेकेंड बात है मिष्टी योजना के तहत यहाँ पर सरकार स्थानीय समुदाय के वित्तीय जो सहायता है वो प्रदान करती है ताकि मैंग्रोव जो वृक्षारोपण है उसकी गतिविधि को शुरू किया जा सके, बात सही है, दोनों बातें सही है। तीसरा, मिष्टी योजना की परियोजना लागत जो होती है ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है, ये बात क्या है,
गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री की फंडिंग जो होती है, इसकी परियोजना लागत है 80% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। 20% जो होगा या आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगा या राज्य सरकार देगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। दो बातें करेक्ट है, आंसर क्या होगा 91 का बी। 92 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करना है। ISFR 2023 के अनुसार ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र होगा। पहली बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, ना कि उड़ीसा में, ठीक है। सेकेंड बात है ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव का आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कुल मैंग्रोव क्षेत्र का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.1% है। और ISFR 2019 में की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर था, देश में मैंग्रोव कवर यहाँ पर वृद्धि हुई है 16.68 की, है ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा जो कुल वृद्धि देखी गई 11.4% की कुल वृद्धि देखी गई है, तो ये 15 नहीं होगा, ठीक है। ये बात गलत है। कितनी देखी? 11.4% की। आंसर क्या होगा 92 का डी। 93 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। USA, चीन, भारत, रूस, जापान, इनमें से कितने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो सदस्य होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रखा है, आप लिख सकते हो। ब्रुनेई यहाँ पर नहीं दे रखा है, आप लिख सकते हो। चिली, ठीक है। हांगकांग, चीन यहाँ पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका USA हो सकता है भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका वियतनाम इसमें नहीं है। रूस भी इसमें, रूसी संघ है तो रूसी संघ हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ से भारत इसका सदस्य नहीं होगा। जापान भी है, ठीक है। भारत क्या होगा इसका सदस्य नहीं होगा। कोरिया अगर पूछता तो कोरिया भी होता, ठीक है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। तो 1 2 3 4 4 बातें इसकी करेक्ट है। 94 है, शतरंज के संबंध में विचार करना है। ग्रैंड मास्टर का खिताब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बात 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च खिताब, ये रैंकिंग जिसे यहाँ पर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा हासिल की जाती है। ग्रैंड मास्टर खिताब और यहाँ पर अन्य शतरंज खिलाड़ी खिताब जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक बात, ओलंपिक समिति गलत हो जाएगा। नवंबर 2025 तक भारत में 100 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर है। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कितना 91 यहाँ पर ग्रैंड मास्टर है, 100 से अधिक नहीं, 100 से कम बोलता तो चलता, ठीक है। 94 का आंसर ठीक। 95 है, पिन वैली नेशनल पार्क और यहाँ पर किब्बर वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व में किसका हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा 94 का। 95 का करेक्ट आंसर ये यहाँ से सही है। शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, करेक्ट आंसर है। शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है अब यूनेस्को के प्रतिष्ठित मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत का पहला उच्च तंगता वाला शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 27 सितंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। संरक्षण रिजर्व के संबंध में विचार करना है। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। इन्हें किसी भी निजी सामुदायिक भूमि घोषित किया जाता है जो किसी नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा नहीं होते हैं। सेकेंड बात गलत है, ठीक है। तीसरा, संरक्षण रिजर्व के भीतर रहने वाले लोगों के लिए अधिकार की घोषणा के बाद प्रभावित नहीं होती है। मतलब यहाँ पर संरक्षण रिजर्व के भीतर रहने वाले लोगों के अधिकार इसकी घोषणा के बाद प्रभावित नहीं होती है। तो तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। तो 96 का आंसर सही पूछा है तो सी। 97 है, GSAT-7R जिसे यहाँ पर CMS-3 भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरीश श्रीहरिकोटा से लॉन्च व्हीकल 3 जो है मार्क 3 में लॉन्च किया गया था। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात ये एक संचार उपकरण है जिसे यहाँ पर विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित मल्टीबैंड लिंक प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी तुलना में GSAT-7R का वजन लगभग 4400 किलोग्राम है और GSAT-11 इससे हल्का बनता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी भारत को घरेलू लॉन्च को लेकर के सबसे भारी माना जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 2 करेक्ट है, 97 का आंसर
1 और 2। 98 है वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है CAQM के बारे में विचार करना है। यह ऐसा निकाय है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शासित है और उसके प्रति जवाबदेह है। पहली बात यहाँ से गलत है। CAQM एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है जो यहाँ पर जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया था। ये एक स्वायत्त निकाय है और CPCB केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रति जवाबदेह उसका शासित नहीं होगा। गलत हो जाएगा। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। सेकेंड बात गलत है। दिल्ली NCR के आसपास जो क्षेत्र है उसको लेकर के यहाँ पर इसके जो समन्वय बाध्यकारी निर्देश जारी करने को लेकर बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि राजधानी क्षेत्र के आसपास NCR, जैसे कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों पर कवर करेगा इनको। आंसर क्या होगा? 98 का डी। 99 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान द्वारा प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानदंड नहीं होगा। जो मानदंड इसमें से नहीं है ये हो जाएगा प्रजातियों की दुर्लभता। ये इसमें क्या है? नहीं मानदंड की जाती है। इसमें क्या क्या मानदंड किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर भौगोलिक सीमा, जनसंख्या में गिरावट की दर, और क्या प्रजाति पहले से छोटी है या बड़ी हो गई, मतलब संख्या छोटी हुई है या बड़ी है, ऐसा करके, ठीक है। क्या प्रजाति अब बहुत छोटी है या प्रतिबंधित क्षेत्र में रहती है, राइट। क्या इनकी मात्रात्मक विशेषण होता है वो थोड़ा उनके विलुप्त होने को लेकर बताता है। तो ऐसे करके जो होगी वो सब शामिल की जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर ये वर्गीकृत इसमें नहीं मानदंड होता है। C नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जीव और यहाँ पर इसका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कहाँ पर? 100 का आंसर हो जाएगा काला बाग यहाँ से आपका करेक्ट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, सही बात है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। सेकेंड बात है गोल्डन लंगूर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि लंगूर जो गोल्डन लंगूर है ये अविश्वसनीय जीव है जो केवल भारत के भूटान के जंगलों में पाया जाता है। और चकशिला वन्यजीव अभयारण्य असम भारत के पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्र में होगा। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा हुलॉक गिब्बन लंगूर बंदरों की चिंपांजी की तरह एक प्राइमेट होता है। ये एक वानर भी है जो विकासवादी रूप में मानव के जो सबसे करीब प्राइमेट भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर होगा। आपसे बोलेगा जो हुलॉक गिब्बन है ये एक बंदर की प्रजाति नहीं है, वानर जैसा दिखता है, ऐसा करके समझाएगा आपको, तो गलत हो जाएगी बात, ठीक है। यहाँ से ये बात बोला नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये बात गलत है, ठीक है। कहाँ पर होगा ये हो जाएगा हुलॉक गिब्बन भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के विशिष्ट क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और ये होलोगापार गिब्बन अभयारण्य वहाँ पर प्रसिद्ध पाया जाता है, ना कि नंदा देवी में। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 100 का? एक बात इसकी सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो विजन के थे टेस्ट नंबर 18 के पूरे को एकदम लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। अभी 19 नंबर पेपर आ चुका है, लेकिन वो इंग्लिश में है, अभी हिंदी में जैसे ही आएगा वो मैं आपको हिंदी में कराऊंगा, राइट। और जो 17 नंबर पेपर इसका बचा हुआ है वो मैं 17 नंबर आपको कल लेकर आऊँगा मॉर्निंग में, वो आपको मैं कराऊंगा 17 नंबर। और जो अपना पेपर आने वाला है UKT का टेस्ट नंबर 15 वो भी मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो गवर्नेंस पे लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारी पॉलिटी गवर्नेंस होती है, पॉलिटी को हटा करके सिर्फ मैं गवर्नेंस के 100 क्वेश्चन कवर करूँगा वहाँ, ठीक है। वहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ गवर्नेंस के टॉपिक के क्वेश्चन होंगे जो UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है अगर गवर्नेंस से पूछेगा तो। वैसे गवर्नेंस क्या है? मेंस का टॉपिक है, लेकिन अभी UPSC का मेंस के टॉपिक पे फ्रेम करने लगा है, मेंस के टॉपिक से प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकाल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिए तो क्या आप उसके केस थोड़ी कर दोगे कि क्वेश्चन क्यों दे दिया? आपको सिलेबस है वो, ठीक है, उसमें देगा क्वेश्चन वो, राइट। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको कल लेके आऊँगा गवर्नेंस के, तो आप UKT में गवर्नेंस के बाद देख सकते हो, अपलोड करूँगा सुबह में, ठीक है, 9:30 बजे। एंड करते हैं से इसको। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक बात है, टेलीग्राम में जरूर जुड़ के रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी UPSC के लिए मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। डेली कुछ टॉपिक दूंगा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा वहाँ, ठीक है।